हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 23 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। जयशंकर, रूबियो मीट अमीड ट्रेड एंड वीज़ा टेंशन। इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उसमें ट्रेड और वीज़ा टेंशन के बावजूद इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बीच में बातचीत हुआ है। द डुओ हेल्ड डिस्कशंस ऑन साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीट इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीट चल रहा था, उसी के साइडलाइन में इन दोनों ही लीडर्स ने बातचीत किया है। आज के डेट में मैं आप सभी को बता दूं कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है ये लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड और वीज़ा में टेंशन्स देखने को मिल रहे हैं। ट्रेड में कैसे? यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% जो टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में महंगे बिक रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रेड जो है वो ब्लॉक हो चुका है। अब वीज़ा में जो टेंशन्स है वो कैसे हैं? रिसेंटली यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने H1B वीज़ा का जो फीस है उसको बढ़ा के $1 लाख कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। $1 लाख, जो कि करंट कितना था, 2000 से लेके $5,000 के बीच में। अब इन्होंने इसको बढ़ा के $1 लाख कर दिया है, और वो भी OTP, दैट इज वन टाइम पेमेंट। मतलब कि आपको ये 90 लाख रुपए, अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख रुपए एक बार में ही देना है। मान लीजिए अगर आपने पिटिशन डाला है H1B वीज़ा के थ्रू और आपका पिटिशन अप्रूव हो गया, तो 1 साल के लिए आपको यूएस में रहने के लिए $1 लाख यानी 90 लाख रुपए आपको एक बार में पेमेंट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से अप्रूवल रेट सबसे ज़्यादा है H1B वीज़ा में। 71% जो वीज़ा है वो अप्रूव होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा हिट करने वाला सेक्टर है वो कौन है? IT सेक्टर। IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा हिट करेंगे। जो हमारे स्किल्ड लेबर है जो कि यूएस में जाके काम करते हैं, वो अब इसमें सबसे ज़्यादा हिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बातचीत चल रहा है ताकि जो रिलेशन है उसको वापस से नॉर्मलाइज किया जा सके। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। यहाँ से लेके एडिटोरियल पेज तक कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सारे न्यूज़ पॉलिटिकल है जो कि एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं। सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द एडिटोरियल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। सो वी हैव कम टू द 6th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज एडिटोरियल पेज। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजिली स्किप कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द सेकेंड एडिटोरियल ऑफ द न्यूज़पेपर, द ग्रोइंग रेलिवेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। आज के डेट में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका रेलिवेंस जो बढ़ता जा रहा है, उसी को लेके ये आर्टिकल आ रखा है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स दैट ट्रेडिशनल मेडिसिन इज प्रैक्टिसाइज्ड इन 88% ऑफ इट्स मेंबर स्टेट, दैट इज 194 कंट्रीज में से 170 कंट्रीज में अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसा एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट बताता है। इसको लिख लीजिएगा। 194 में से लगभग 170 कंट्रीज में ट्रेडिशनल मेडिसिन का यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। इट मीन्स 88% ऑफ कंट्रीज में ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस किया जाता है। फॉर बिलियंस पार्टिकुलरली इन लो एंड मिडिल इनकम नेशन इट रिमेन्स द प्राइमरी फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर। और ज़्यादातर आप देखिए कि लो और मिडिल इनकम नेशंस में ये प्राइमरी फॉर्म है किसका? हेल्थ केयर का, ड्यू टू इट्स एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी कंसिडरेशन। येट इट्स सिग्निफिकेंट जो एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रीटमेंट, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो इसका जो सिग्निफिकेंट है ये बियॉन्ड ट्रीटमेंट है। इट ऑल्सो सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, साथ ही साथ ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड भी देता है। मार्केट प्रोजेक्शन अंडरस्कोर दिस ग्रोइंग एक्सेप्टेंस। एनालिटिक्स एस्टिमेट दैट द ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट विल रिच $583 बिलियन बाय 2025। ओके, तो यहाँ पे जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो मार्केट है, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो मार्केट है, ये 2025 के लास्ट तक ये कितना पहुंच जाएगा? $583 बिलियन के आसपास ये पहुंच जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा।
और विथ एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 10 to 20%। इसमें हमें एनुअल ग्रोथ रेट कितना देखने को मिलेगा, 10 से 20% के बीच में। जो चाइना के ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, ये आज के डेट में इसका जो वैल्यू है ये कितना है, 122.4 बिलियन डॉलर के आसपास। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया का जो हर्बल मेडिसिन इंडस्ट्री है, इसका वैल्यू कितना है, 3.97 बिलियन डॉलर के बीच में। और इंडिया का जो आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी जो आयुष सेक्टर है, इसका वैल्यू कितना है, 43.4 बिलियन डॉलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द आर्टिकल है। ये आज का आर्टिकल में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको आंसर राइटिंग में मदद मिलेगा। इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। साथ ही साथ ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो रेलिवेंस है वो इंडिया में ही ना केवल सही बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस करता जा रहा है। तो इसको लेके यहाँ पे ये आर्टिकल आ रखा है, ऑथर ने यहाँ पे बहुत सारे रेलिवेंट पॉइंट्स को कवर किया है। इंडियाज ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर हैज़ विटनेस रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पहले के कंपैरिजन में अभी आज के डेट में अगर आप देखें तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सेक्टर है इसमें बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। द आयुष इंडस्ट्री कंप्राइजिंग ओवर 92,000 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैज़ एक्सपैंडेड नियरली 8-fold इन लेस देन 1 डिकेड। एक डिकेड से कम में भी अगर आप देखें तो इन्होंने 8-fold का यहाँ पे एक्सपैंड देखा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगभग 92,000 के अराउंड क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रेवेन्यू हैव ग्रोन फ्रॉम 21,697 करोड़ इन 2014-15 टू 1,37 लाख करोड़ करेंटली। आज के डेट में अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिला है। 2014-15 में ये कितना था, 21,697 करोड़ के आसपास था। नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 1.37 लाख करोड़ करेंटली, वाइल द सर्विस सेक्टर हैज़ जनरेटेड 1.67 लाख करोड़ इन रेवेन्यू। ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 1.3 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वहीं आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर भी आगे है, 1.67 लाख के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रहा है, 67 लाख करोड़। इंडिया now export Ayush and herbal product worth 1.54 बिलियन टू मोर देन 150 कंट्रीज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में अगर आप देखें तो ना ही केवल सिर्फ इंडिया में ही ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत ज़्यादा सर्व होते हैं, बल्कि इंडिया यहाँ पे 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास का जो मेडिसिन है उसको एक्सपोर्ट भी करता है टू द 150 कंट्रीज, विथ आयुर्वेदा गेनिंग फॉर्मल रिकॉग्निशन एज अ मेडिकल सिस्टम इन सर्विंग नेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको सेवरल नेशन, इसको लिख लीजिएगा। This represent both economic opportunity as well as soft power projection on the global stage। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ऑन द ग्लोबल स्टेज। द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑन आयुष, पहला कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे यहाँ पे कब किया गया, 2022-23 में किया गया। किसके द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा किया गया। और इन्होंने क्या रिवील किया, दैट near universal awareness 95% in rural areas and 96% in urban centers. Over half of the population reported using Ayush system in the preceding year, with Ayurveda emerging as the preferred choice for rejuvenation and prevention care। इन्होंने यहाँ पे सर्वे किया और बताया कि आधे से ज़्यादा जो आबादी है वो आयुष सिस्टम के ऊपर भरोसा करके यहाँ पे उसको यूज़ करते हैं एज अ रिजुवेनेशन और प्रिवेंटिव केयर के तौर पे। तो इसको लिख लीजिएगा। ये सर्वे में हमें पता चला कौन सा सर्वे, पहला कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किसके द्वारा किया गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा किया गया। कौन से साल के लिए, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने आपने देखा होगा कि रिसर्च में हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंटली इन रिसर्च थ्रू इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड द सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो रिसर्च है उनमें इन्वेस्टमेंट किया है बहुत ज़्यादा इन इंस्टीट्यूशंस के मदद से। These institutions focus on clinical validation, drugs standardizations and developing energetic care model that combine traditional knowledge with modern medical practices। ठीक है, तो ये जो institutions हैं इनका क्या काम होता है, इनका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है,
क्लिनिकल वैलिडेशन के ऊपर है, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर है, और क्या करना है यहाँ पे किसको, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना उसको मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस के साथ कंबाइन करना इनका काम होता है। इंडियाज ग्लोबल आयुर्वेदा आउटरीच हैज अचीव अनप्रेसिडेंटेड स्केल थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष International Cooperation Scheme. India has signed 25 bilateral agreement and 52 institutional partnership, establishing 43 Ayush information cell across 39 countries and position 15 academic chair in foreign universities. ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। इंडिया ने लगभग 25 बायलेटरल एग्रीमेंट साइन किए हैं, 52 ट्रांसफॉर्मेशनल सेल्स हैं अक्रॉस द 39 कंट्रीज और 15 एकेडमिक चेयर्स हैं इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो ये लिख लीजिएगा, ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन इंडिया रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज के डेट में यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन है और ये इंडिया में है, जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को दर्शाता है। सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंटर एम्स टू हार्नेस द ट्रेडिशनल मेडिसिन पोटेंशियल थ्रू मॉडर्न साइंस, डिजिटल हेल्थ एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इन सेंटर्स का क्या काम होता है वो यहाँ पे बताया गया है। इन सेंटर को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको मॉडर्न मेडिसिन में यूज किया जाता है और जो AI है, डिजिटल हेल्थ है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। आयुर्वेदा कोर फिलॉसफी ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड, ह्यूमन एंड नेचर, कंजप्शन एंड कंजर्वेशन ऑफर रेलिवेंट सॉल्यूशन फॉर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयुर्वेदा आज के डेट में कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर आपके दिमाग और बॉडी के बीच में संतुलन चाहिए तो आपको आयुर्वेदा की ज़रूरत है, ह्यूमन और नेचर के बीच में संतुलन चाहिए तो आयुर्वेदा का जरूरत है, कंजम्पशन एंड कंजर्वेशन में अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो क्या चाहिए, आयुर्वेदा चाहिए, जो कि एक कंटेम्प्रेरी चैलेंज का यहाँ पे सॉल्यूशन है। और आज के डेट में ये जो चीज़ें हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो 2025 के लिए जो थीम है उसको लिख लेना है आप सभी को, और ये है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, पर्टिकुलरली टाइमली 23 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है आयुर्वेदा डे। ठीक है, तो इस साल का थीम क्या है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ये इंपॉर्टेंट है। ईयर 2025 का ये थीम है। ओके, ईयर 2025 का ये थीम है, इसको लिख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 23 सितंबर को हम लोग आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करते हैं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं ओपिनियन पेज में। बॉटम में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, H1B न्यू $100K एंट्री कॉस्ट, वाई यंग इंडियन वुमेन्स आर मोस्ट एट रिस्क। देखिए आप लोगों को मैंने बताया ना कि इंडिया और यूएस के बीच में जो टेंशन्स है वो चल रहे हैं, चाहे वो ट्रेड को लेके हो, चाहे वो रिसेंटली वीज़ा फी को लेके हो। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा का फीस जो बढ़ा के कितना कर दिया है, $1 लाख। और ऐसा कहा जा रहा है कि मेन के कंपैरिजन में जो इंडियन वुमेन्स हैं वो यहाँ पे हाई रिस्क पे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन वुमेन्स हैं वो कम कमाती हैं। इनिशियल एम्प्लॉयमेंट्स हालांकि ज़्यादा है, बट कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट्स अगर आप देखें तो इसमें मेल ज़्यादा है। यूएस गवर्नमेंट लेटेस्ट डिसीजन टू इम्पोज अ वन टाइम पेमेंट ऑफ $1 लाख फी ऑन न्यू H1B वीजा फी एप्लीकेंट्स, अ स्टीप जंप फ्रॉम करंट फ्यू डॉलर्स, मतलब कि अभी करंट कितना था, $2000 से $5 के बीच में, अब इसको अचानक बढ़ा के $1 लाख मतलब कि 90 लाख रुपीस के आसपास कर देना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंडियन वुमेन्स को बहुत बुरी तरीके से हिट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि H1B वीजा जो वर्कर्स है दे आर प्रिडोमेंटली मेल, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर उसमें मेल ही आपको देखने को मिलेंगे, बट अगर आप देखें तो फीमेल के परसेंटेज भी है इसमें। यहाँ पे आप चार्ट 1 में देख सकते हैं मेल के परसेंटेज कितना है, इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में 63%, फीमेल का कितना है 37%, और कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट्स में अगर आप देखें तो मेल के कितने हैं 74% और फीमेल के कितने हैं 26%। इसका मतलब है कि 1 साल के बाद यहाँ पे मेल ज़्यादातर कंटिन्यू करते हैं, फीमेल वापस आ जाती हैं। ठीक है, तो इनिशियल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे फीमेल का जो रेट है वो ज़्यादा है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे ही ये चीज़ें यहाँ पे बताई है। ओके, नाउ अभी मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे बताया गया है कि जो सैलरीज हैं उसके हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, कि अगर आप देखें कि जो बॉटम क्वार्टर है जो कि 25 परसेंटाइल में आते हैं वो यहाँ पे कितना कमाते हैं, तो उसके बाद मिडिल वर्कर्स कितना कमाते हैं और टॉप क्वार्टर्स वाले कितना कमाते हैं। तो जो बॉटम क्वार्टर्स वाले हैं ना वो 77,000 के आसपास कमाते हैं, और जो मिडिल वर्कर्स हैं वो यहाँ पे 97,000 के आसपास कमाते हैं, और जो यहाँ पे
टॉप क्वार्टर्स वाले जो कि 75% परसेंटाइल में आते हैं वो यहाँ पे 1,30,000 या उससे ज़्यादा यहाँ पे कमाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वर्कर्स यहाँ पे कंटिन्यू काम करें 1 साल के बाद भी, तो जो बॉटम वाले हैं वो 1,02,000 डॉलर के आसपास कमाते हैं, और जो टॉप क्वार्टर्स वाले हैं वो यहाँ पे 1,70,000 डॉलर के आसपास कमाते हैं। मिडिल रेंज जो सैलरी वाले हैं वो यहाँ पे 1,32,000 से लेके 35,000 डॉलर के आसपास कमाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो वुमेन है वो यहाँ पे मेन के कंपैरिजन में कम कमाती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है, दिस इम्पैक्ट विल बी पर्टिकुलरली फेल्ट ऑन वुमेन बेनिफिशरीज एज दे जनरली अर्न लेस दैन द मैन इन H1B वीजा प्रोग्राम। ओके, तो जो $1,00,000 यहाँ पे रखा गया है, 1,00,000 जो डॉलर यहाँ पे रखा गया है, उससे यहाँ पे जो वुमेन है वो नीचे कमाती है, इसलिए वुमेन्स को इसमें ज़्यादा लॉस होगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। आप लोग इस चार्ट को भी देख सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कि यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है, कितने एज तक यहाँ पे जो वुमेन है वो कितना कमाती हैं, फीमेल्स कितना है, मेल्स कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। एजुकेशन के बेस पे भी चार्ट 6 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने परसेंट जो फीमेल है जिनका एजुकेशन अननोन है वो 8% है। ठीक है, फिर भी वहाँ जाके वो कमा रहे। प्रोफेशनल डिग्री वाले कितने हैं, 5.8%, डॉक्टरेट डिग्री वाले कितने हैं, 12.4%, मास्टर डिग्री वाले कितने हैं, 43.8%, और उसी में अगर आप मेल के आंकड़े देखें तो 38.9% है। बैचलर डिग्री वाले आप देखेंगे तो इसमें मेल का आंकड़ा ज़्यादा है, वुमेन्स का आंकड़ा कम है। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में। व्हाई इज इंडिया नॉट इंपोर्टिंग कॉर्न फ्रॉम द यूएस। देखिए, इंडिया में ही ऑलरेडी इतना कॉर्न है तो यूएस में जाने की ज़रूरत क्यों है भैया। हालांकि इंडिया से यूएस में प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, बट फिर हम क्यों करें जब हमारी आबादी को इतना कॉर्न मिल जाता है। हम दूसरी कंट्री से, बगल कंट्री से ले लेंगे, वहाँ से ले आने का चार्ज भी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, यूएस से यहाँ इंपोर्ट करने के लिए चार्ज भी हमें देना पड़ेगा, तो हम बगल के देश से क्यों ना ले लेते। इसलिए हमने किससे लिया, हमने म्यांमार से लिया। ठीक है, यूक्रेन से हम थोड़ा बहुत लेते हैं ताकि उनको भी सपोर्ट मिल जाए और हमारा भी काम हो जाए। बट यूएस से लेने का कोई मतलब ही नहीं है। एक तो वहाँ से यहाँ लाने के लिए यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो देना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके ऊपर की जो सब्सिडीज है वो दो, उसके ऊपर का जो टैक्स है वो भरो, उसके बाद इंडिया में वो आइटम आएगा। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे बहुत मतलब कि अभी आज के डेट में हम बहुत ज़्यादा आगे चलते जा रहे हैं। हालांकि मेज़ के जो यील्ड है इसमें हम क्वाइट अभी देखेंगे कि लो है, क्योंकि यहाँ पे हम हर साल अगर आप देखें पर हेक्टर के हिसाब से हम 4 टन के आसपास जो है वो यील्ड करते हैं। बट यहाँ पे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा है वो यूएस करता है, और वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 6 टन के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए आप देखने को मिलेगा कि अभी हम आज की डेट में जो हमारी आबादी है उसको हम कर दे रहे हैं मैनेज। ठीक है, तो कॉर्न सेक्टर में मैनेज चल रहा है, बट हम किससे, यूएस से हम कॉर्न नहीं ले रहे हैं। यह आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया है, इन्होंने बताया है कि सिंगल बुशल ऑफ कॉर्न इंडिया यूएस से इम्पोर्ट नहीं करता है। क्यों करेंगे भैया, इतना जब हमारे को खर्चा होगा तो हम आपसे कॉर्न मंगा के क्या करेंगे। डिस्पाइट दैट इंडिया हैड लार्जली सेल्फ सफिशिएंट एंड हैज समटाइम इवन एक्सपोर्टेड मेज। देखिए, हम कभी सेल्फ सफिशिएंट हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं मेज़। ठीक है, तो हमारे पास अगर लाइफ स्टॉक ज़्यादा हो जाएंगे तो हम ऑफकोर्स क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास जितना ह्यूमन कंजप्शन के लिए चाहिए उतना रखेंगे, बाकी स्टॉक्स को आउट कर देंगे, तो हमें नहीं चाहिए। विद द रैंप अप ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल, इंडिया हैज़ हैड टू बैलेंस बिटवीन इट्स फूड नीड एंड एथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज के डेट में एथेनॉल जो ब्लेंडिंग हो रहा है उसको और इंडिया के जो फूड नीड है उसके बीच में बैलेंस करना जरूरी है, ऐसा यहाँ पे कहा है। फॉर इंस्टेंस इट हैज़ टू डिसाइड बिटवीन शुगर मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस डाइवर्टिंग शुगर प्रोडक्ट्स टू एथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इनको बताया है इन्होंने कि इनको शुगर मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस डाइवर्टिंग शुगर केन प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स विच मेक्स एथेनॉल प्रोडक्शन एनेबल। तो इनके बीच में इनको क्या करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा, इनके बीच में इनको डिसाइड करना होगा। सिमिलरली इंडिया हैज़ ऑल्सो हैड टू रैम्प अप मेज फीड स्टॉक फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, तो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इंडिया ने इसको भी रैंप अप किया है, तो इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओवरऑल 50 मिलियन टन प्रोडक्शन में से अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना के आसपास सप्लाई है, 10 से 12 मिलियन टन के आसपास का सप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ भी करें भैया, हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, हम इंडिया में एथेनॉल बना रहे हैं और उसको ब्लेंड कर रहे हैं किसके साथ, पेट्रोल के साथ। तो उससे अब पता नहीं यूएस को क्यों इतना प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हालांकि होना नहीं चाहिए, बट स्टिल हम 60% जो जितना भी प्रोडक्ट हम मंगाते हैं, जो जितना भी कॉर्न हम मंगाते हैं वो 60% म्यांमार से आता है और जो बाकी बच गया वो यूक्रेन से आता है। हालांकि बहुत कम हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कम हम इंपोर्ट करते हैं। ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो हमारे कंट्री में ही हो जाता है और कंट्री के जो नीड है उसको ही मिल जाता है। ठीक है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर के देश से इसको मंगाएं। ठीक है, हालांकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यूएस में इसका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इवन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा हाई है, बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग
बैक टू द यूएस, ताकि हम वहाँ से जाके और इतनी खास करके ये सारी चीज़ें इतनी महंगी महंगी ले। ओके, और यहाँ पे देखिए मेन फोकस किसके ऊपर है, हंगर और न्यूट्रिशन के ऊपर है। तो ऑलरेडी इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इंडिया में जीरो हंगर जो प्रोग्राम है उसके थ्रू यहाँ पे हंगर और न्यूट्रिशन को, हंगर को कम किया जाएगा और न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर उतना और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द 12th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। 54 वेसल्स आर बिल्ड फॉर नेवी 10 टू ज्वाइन फ्लीट दिस ईयर। देखिए 54 नए वेसल्स यहाँ पे बनाया जा रहा है और 10 तो इसी साल ज्वाइन हो जाना है भैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेवी की स्ट्रेंथ है वो अब आने वाले टाइम में इंक्रीज होने वाला है बाई 2030 टू 2035 और यहाँ पे 200 वॉरशिप्स बनाने की बात की जा रही है। ओके, जो नेवल का स्ट्रेंथ है इसको 200 वॉरशिप से ऊपर ले जाने की बात की जा रही है बाई 2035, जिससे यहाँ पे नेवी क्या कर सके, मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस कर सके, पार्टनर कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर सके और रीजनल कॉपरेशन को प्रमोट कर सके। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सीनियर ऑफिशियल, सेवरल शिप्स एंड आर नियरली डिलीवर्ड विद अ फ्यू ऑफ दिस कमीशन दिस ईयर, ऑल ऑफ विच 54 वेसल्स आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द फ्लीट बाय 2030। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो नेवी है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और यहाँ पे हम अच्छे से जो रीजन है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Moving on to the next important news, British PM Starmerker visit to India in October to boost ties। ठीक है, तो यहाँ पे जो केयर स्टार मार्कर्स हैं वो यहाँ पे विजिट करने वाले हैं इंडिया में अक्टूबर के महीने में, ताकि इंडिया और इनके जो टाइज हैं ये यहाँ पे बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे जब ये आएंगे। नंबर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर साइट्स आर शोइंग अ स्लाइट रिडक्शन से CPCB। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि जो नंबर ऑफ लोकेशन है इन द इंडियन रिवर्स अनफिट टू बाथ सॉ अ इंक्रीमेंटल डिप टू 807 इन 2023 टू 815 इन 2022। एक साल में आप देखेंगे यहाँ पे हमें इंक्रीमेंटल डिप देखने को मिला है 815 से 807 के, ये 815 से गिर के 807 पे आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए BOD, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है ना वो BOD है। दैट इज व्हाट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक्चुअली ये एक वो आंकड़ा है, ये एक वो पारा है जिसके नीचे, ठीक है, जिसके ऊपर अगर मान लीजिए 3 मिलीग्राम पर लीटर के ऊपर अगर ये जाता है BOD क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर ये इससे ऊपर जाता है तो ये दर्शाता है कि पानी में क्या है, पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है और वो अनफिट है किसके लिए, बाथ के लिए। ओके, तो BOD अगर 3 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर जाता है तो ये दर्शाता है कि पानी में पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है और अनफिट है बात के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले लिख लीजिए। आर्टिकल में ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। महाराष्ट्र में कितना है, टोटल हाईएस्ट नंबर ऑफ PRC है। ठीक है, टोटल हाईएस्ट नंबर ऑफ PRC है, दैट इज 54। PRC इज व्हाट, पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच है 54 के आसपास। उसके बाद केरला में है 31, मध्य प्रदेश मणिपुर में 18, कर्नाटका में 14। हाउएवर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनके पास भी हाईएस्ट शेयर है 5 स्ट्रेचेस के आसपास। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड सेक्शन में आते हैं। फ्रांस एंड अदर कंट्रीज प्रिपेयर टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन एज अ स्टेट एट यूनाइटेड नेशन में फ्रांस समेत कुछ और कंट्रीज यहाँ पे पैलेस्तीन को एज अ स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को आज का ये न्यूज़पेपर क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो वहाँ से आप लोग कुछ भी होता है पूछ सकते हैं। ओके, साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो चैनल है उसमें सबसे पहले द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड होता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉरगेट मत हो बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि जो नए वीडियोस हैं उसके अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।